हेलो एवरीवन। अपन ने पीडियाट्रिक स्टार्ट की थी जिसके अंदर नॉर्मल असेसमेंट चालू किया था अपन ने, इंटरवेंशन देखे थे अपन ने, अबगार स्कोर देखा था अपन ने। उसके बाद अपन ने उसके फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन को चालू किया था। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में अपन ने कल की क्लास के अंदर हेड का एग्ज़ामिनेशन देख लिया था। आप सभी ने क्लास को देखा होगा। हेड के एग्ज़ामिनेशन को अपन ने पूरा नटशेल के अंदर ब्रीफली पूरा अंदर तक अपन ने उसको डिस्क्राइब किया था। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और आज अपन डिस्क्राइब में पढ़ने वाले हेड के बाद अपना आइज़ का एग्ज़ामिनेशन अपन करने वाले। आइज़ के बाद अपन ईयर का करेंगे, नोज़ का करेंगे, माउथ का करेंगे, चेस्ट का, एब्डोमेन का, नीचे सारा के सारा जेनिटल ऑर्गन का लेकर सभी तरह का एग्ज़ामिनेशन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन आइज़ एग्ज़ामिनेशन। अपना मेन टॉपिक था फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। फिजिकल एग्ज़ामिनेशन के अंदर आज अपन देखने वाले हैं एग्ज़ामिनेशन ऑफ आइज़। किसका एग्ज़ामिनेशन देखने वाले हैं? आइज़ का एग्ज़ामिनेशन करने वाले हैं। एग्ज़ामिनेशन बाय अ फिज़िकल वे, फिज़िकली तरीके से, फिज़िकली मेथड के द्वारा अपन आइज़ का एग्ज़ामिनेशन करने वाले हैं। जिसके अंदर अपन फर्स्ट चीज़ वो क्या असेस करने वाले हैं कि उसकी आई बॉल प्रेजेंट है या फिर एब्सेंस है। तो अगर आई बॉल एब्सेंट है तो इस आई बॉल एब्सेंस को अपन बोलते हैं एनोप्थेलमिया। एनोप्थेलमिया मतलब, एनोप्थेलमिया का जनरली मतलब होता है कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ आई बॉल। क्या मतलब होता है इसका? कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ आई बॉल। आई बॉल का कंजेनाइटली तरीके से एब्सेंस होना कहलाता है आपका एनोप्थेलमिया। एनोप्थेलमिया आपका दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है यूनिलैटरल हो या फिर हो सकता है यह बाइलैटरल हो। यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल का मतलब या तो एक ही तरफ हो, एक ही तरफ का मतलब आई बॉल एब्सेंस हो, या फिर दोनों आई बॉल्स का एब्सेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर एनोप्थेलमिया की कंडीशन हो, नहीं हो तो फर्दर एग्ज़ामिनेशन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, देख लिया, फर्स्ट असेस कर लिया आपने एनोप्थेलमिया को। एनोप्थेलमिया के बाद असेस करेंगे अपन दूसरी चीज़ कि आई कैसी दिखती है। तो आइज़ नॉर्मली कैसी होनी चाहिए आपकी? आइज़ शुड बी क्लियर। कैसी होनी चाहिए? आइज़ शुड बी क्लियर। कैसी होनी चाहिए आपकी? क्लियर आंखें होनी चाहिए। किसी भी तरह का पुरुलेंट डिस्चार्ज वहाँ पर, किसी भी तरह का रेडनेस आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाली है। अगर वहाँ पर पुरुलेंट डिस्चार्ज निकल रहा है या फिर वहाँ पर आपका रेडनेस दिख रहा है, अगर रेडनेस दिख रही है तो आप इंडिकेट कर सकते हो, आप मान सकते हो कि इस पेशेंट के अंदर या फिर इस न्यूबॉर्न के अंदर किसी भी तरह की इन्फेक्शियस कंडीशन डेवलप होगी। तो रेडनेस क्या इंडिकेट करेगी? रेडनेस इंडिकेटेड क्या इंडिकेटेड करेगी आपकी? एनी इन्फेक्शियस, किसी भी तरह का आइज़ का इन्फेक्शन वहाँ पर हो या पर वहाँ पर ड्रेनेज हो रहा हो तो आप कर सकते हो किसी भी तरह का वहाँ पर इन्फेक्शन नज़र आने वाला है आपका। देन अगर बात करें इन्फेक्शियस की तो आमतौर पे बच्चों के अंदर दो तरह का कंजेनाइटल इन्फेक्शन या फिर बर्थ के बाद इन्फेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो कौन से कितने तरह के इन्फेक्शंस आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं? दो तरह के इन्फेक्शंस आपको को देखने वाला है। पहला इन्फेक्शंस आपका ऑप्थेलमिया नियोनेट्रम। ऑप्थेलमिया नियोनेट्रम आपको देखने वाला है। और दूसरा तरह का इन्फेक्शन आपको देखने वाला है जिस इन्फेक्शन को अपन कहते हैं नियोनेटल ट्रैकोमाइटिस। क्या बोलते हैं? नियोनेटल ट्रैकोमाइटिस या फिर नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। नियोनेटल
कंजक्टिवाइटिस, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, यह दो तरह का आपका आइस का इन्फेक्शन देखने को मिलने वाला है। आइस इन्फेक्शन ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम मुख्यतया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है या किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो यहाँ पर देखने को मिला नेजेरिया गोनोकोक्काई नामक बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर इन्फेक्शियस नज़र आता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑप्थेल्मा नियोनेट्रम। और यहाँ पर अगर नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस आ रहा है तो इस इन्फेक्शन को अपन बोलेंगे क्लाइमेडिया ट्रैकोमाइटिस। क्लाइमेडिया ट्रैकोमाइटिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से अगर उसको आइस का इन्फेक्शन होता है तो इसको अपन बोलते हैं नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इसको असेस करने के बाद आप उसके क्या असेस करने वाले हो, अगला कदम असेस करने वाले हो आइस के रेडनेस है, किसी तरह का डिस्चार्ज आ रहा है या फिर क्लियर है। तो नॉर्मली क्या होनी चाहिए, आइज आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर रेडनेस आ रहा है तो इन्फेक्शस को दर्शाता है। यह कौन कौन से इन्फेक्शस, तो ये दो तरह के इन्फेक्शस को यह दर्शाता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम और नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। यह आपको असेस करने के बाद आपको अगला असेसमेंट करना है। यहाँ पर आपको अगला असेसमेंट यहाँ पर करना है किसका, रेड रिफ्लेक्स का। किसका असेस करना है यहाँ पर, रेड रिफ्लेक्स का असेसमेंट आपको यहाँ पर करने वाला है। रेड रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, रेड रिफ्लेक्स का असेसमेंट कैसे होता है, अपन आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर रेड रिफ्लेक्स मतलब अपने को किस लाइट का यूज़ करना है, यहाँ पर रेड लाइट का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर तो बच्चे की या न्यूबॉर्न बेबी के आइज़ के ऊपर, उसके लेंस के ऊपर यहाँ पर रेड लाइट को डाला जाता है। रेड लाइट को डालने के बाद यह रेटिना तक पहुँचती है। कहाँ तक पहुँचती है, लाइट रेटिना तक पहुँचती है। और यह लाइट रेटिना के पहुँचने के बाद रिफ्लेक्टेड हो गई, आपस में एक दूसरे से फैल गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, बिल्कुल ही नॉर्मल कहने वाली ये कंडीशन है। बिल्कुल ही इसको अपन नॉर्मल कहेंगे। अगर यह लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई, रेड लाइट आमतौर पे, एक बार फिर समझा देता हूँ मैं, यहाँ पर रेड रिफ्लेक्स के अंदर रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। रेड लाइट स्पेशली एक ऑप्थेल्मोस्कोप आता है जिसके अंदर एक रेड लाइट आती है, उसको अपन उस लाइट को डालते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से। तो क्या होता है, लेंस के थ्रू वो रेटिना तक पहुँचती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट इज़ योर नॉर्मल कंडीशन। अगर एब नॉर्मल कंडीशन हो तो क्या होगा, यहाँ रेटिना पे जाके वो रिफ्लेक्टेड नहीं होगी। अगर लाइट रेड लाइट रिफ्लेक्टेड नहीं हुई तो वो इंडिकेट करती है आपकी एब नॉर्मल कंडीशन को। किसको इंडिकेट करती है, यहाँ पर रेड रिफ्लेक्स। अगर रेड लाइट टोटली रेटिना के ऊपर रिफ्लेक्टेड नहीं हो रही है तो यहाँ पर एब नॉर्मल कंडीशन को डेवलप करती है। और एब नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपन क्या मान सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी बीमारी यहाँ पर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नॉर्मली पाई नहीं जाएगी तो यहाँ पर मान सकते हैं अपन पेशेंट को कौन सी बीमारी हो सकती है, कैटरेक्ट। कौन सी बीमारी यहाँ पर हो सकती है, कैटरेक्ट। आमतौर पे अपन यही पढ़ते हैं, कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद नामक बीमारी या फिर कैटरेक्ट नामक बीमारी, जो कि एक सेनाइल बीमारी कहा गई है। सेनाइल बीमारी का मतलब होता है जो कि ओल्ड एज में पाई जाती है। ओल्ड एज मतलब जो 50 साल 60 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, उसके बाद अगर उसकी आइज़ के अंदर उसके ओपेसिटी ऑफ लेंसेज हो जाते हैं, उस नामक बीमारी को अपन कैटरेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी कैटरेक्ट पाया जाता है और इसी कैटरेक्ट को अपन बोलते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट। इस कैटरेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, कंजेनाइटल कैटरेक्ट। आई बात समझ में। और यह कंजेनाइटल कैटरेक्ट को शो करता है या फिर किसी भी तरह की रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर को यह शो करता है। तो यहाँ पर अगर कंजेनाइटल कैटरेक्ट हो रहा है तो ऐसी रिसर्च में अंदर पाया गया, तो ऐसी
कैटरेक्ट वाली बीमारी या फिर कंजेनाइटल कैटरेक्ट वाली बीमारी, यह आमतौर पे ऐसी बच्चों को ज़्यादा हुआ था जिसकी महिला या जिसकी मदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, पहले ट्राइमेस्टर के अंदर 3 तरह के ट्राइमेस्टर होते हैं, आप ऑप्स गायनिक के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हो। पहले ट्राइमेस्टर के अंदर अगर वह माता किसी भी तरह की रूबेला नामक इन्फेक्शियस से ग्रसित हो गई हो, रूबेला नामक इन्फेक्शियस से ग्रसित हो गई हो, ऐसी महिलाओं को यह कैटरेक्ट होने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। और अगर महिला रूबेला से ग्रसित हो गई हो तो उसको कैटरेक्ट के साथ 2 और बीमारियां हो सकती है, मतलब इन 3 बीमारियों के समूह को अपन बोलते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। क्या बोला गया है? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। और यह कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम किसको होता है? बच्चों को होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसकी माँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किस इन्फेक्शियस के अंदर आ गई थी, तो रूबेला नामक इन्फेक्शन के अंदर आ गई थी, तो बच्चों के अंदर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम डेवलप हो गया। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम अगर उस बच्चे के अंदर डेवलप हो गया तो 3 बीमारियां कॉज करेगी। आपकी पहली बीमारी कंजेनाइटल कैटरेक्ट, दूसरी बीमारी आपकी करेगी पीडीए। पीडीए का मतलब क्या होता है? एक हार्ट की बीमारी होती है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। क्या होती है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस? अपन जब डिजीज पोर्शन चालू करेंगे वहाँ पर उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो यहाँ पर अपन इतना ही देखेंगे कि अगर महिला रूबेला से ग्रसित है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, उसको रूबेला नामक किसी भी तरह का टॉर्च का इन्फेक्शन हो गया हो, तो वहाँ पर उस बच्चे को कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम्स होता है। और उस कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो गया तो उस बच्चा 3 बीमारियां लेके पैदा होगा। पहली बीमारी कंजेनाइटल कैटरेक्ट, दूसरी बीमारी पढ़ी अपन ने पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, तीसरी बीमारी यहाँ पर होगी वह पेशेंट डेफनेस पैदा होगा। डेफनेस बोले तो बहरा पैदा हो सकता है, वहाँ पर उसके बहरेपन का भी चांसेस रहते हैं। तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, जिसको अपन CRS के नाम से भी जानते हैं, अगर ऐसी बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर डैम शो 3 बीमारियां आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसका असेसमेंट भी अपने को करना ज़रूरी माना गया है। यह असेसमेंट आपने कर लिया, उसके बाद आपको किसका असेसमेंट करना है? तो आपको अगला असेसमेंट करना है उसके प्यूपिल्स का। किसका असेसमेंट करना है आपको? उसका प्यूपिल्स का। रेड रिफ्लेक्स के बाद आपको असेस प्यूपिल्स, प्यूपिल्स का असेसमेंट करना है। असेस प्यूपिल्स, प्यूपिल्स का असेसमेंट करना है। प्यूपिल्स के असेसमेंट के अंदर एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, उस शॉर्ट ट्रिक को अपन बोलते हैं पेरेला, PERRLA। पेरेला से अपन इसका सारा असेसमेंट अपन कर सकते हैं। किसका असेसमेंट? प्यूपिल्स का। तो पेरेला एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके अंदर अपन बात करते हैं पेरेला। P मतलब प्यूपिल्स, P का मतलब क्या होता है? प्यूपिल्स, PUPILS प्यूपिल्स। E मतलब इक्वल, मतलब दोनों बराबर होनी चाहिए। एक प्यूपिल्स आपकी छोटी है, एक आइस की प्यूपिल बड़ी है, ऐसा नहीं होता है। कैसी होनी चाहिए? नॉर्मली इक्वल होनी चाहिए। एंड कैसी होनी चाहिए आपकी? यहाँ पर दोनों प्यूपिल्स आपकी राउंड, ROUND कैसी होनी चाहिए आपकी? यहाँ पर राउंड होनी चाहिए। एंड रिएक्टिव टू किसके प्रति रिएक्टिव होनी चाहिए? तो रिएक्टिव टू लाइट, लाइट के प्रति यह रिएक्टिव होनी चाहिए। मतलब डिम लाइट हो जाए और फुल लाइट हो जाए तो भी यह रिएक्ट करनी चाहिए। तो नॉर्मली प्यूपिल्स ऐसी होनी चाहिए। और ए का मतलब होता है एकोमोडेशन। क्या होता है ए का मतलब? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी आइस है वो क्या होनी चाहिए? एकोमोडेट होनी चाहिए, मतलब एडजस्ट कर सके। मतलब एक जगह पर देख रहे हैं अपन, तो एक जगह को देखकर अगर अपने को तुरंत वही आइस को वो सेम प्लेस पे देखने के बाद अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को देखना है तो तुरंत के तुरंत ऑब्जेक्ट को बिना हिलाए, बिना सर को हिलाए, बिना सर को डुलाए वह दूसरे ऑब्जेक्ट को भी देख लिए, मतलब एडजस्ट कर ले। तो इसको बोलते हैं अपन
एकोमोडेशन, एडजस्ट करना सीख ले अगर आई तो दैट इज योर नॉर्मल कंडीशन। पैरेला से अपन याद कर सकते हैं, पी का मतलब प्यूपिल्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल एंड राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट के प्रति रिएक्टिव होनी चाहिए एंड एकोमोडेशन होना चाहिए। एकोमोडेशन मतलब एडजस्ट करने की कैपेसिटी उस आइस के अंदर होनी चाहिए। तो यह अपन ने इसके आइस के एग्जामिनेशन के अंदर अपने को यहाँ पर यह चेक करना है। क्या क्या देखा अपन ने, पहला चीज़ आइस कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होने के बाद अगर किसी तरह की रेडनेस वहाँ पर देखने को मिली है या एक्सेसिव ड्रेनेज आपको देखने को मिलता है या वहाँ पर किसी भी तरह का वाइटिश आपको सबस्टांस देखने को मिलता है तो इंडिकेट करता है, यह इन्फेक्शंस को दर्शाता है। यह दो तरह के इन्फेक्शंस अपन ने यहाँ पर पढ़े थे। कौन कौन से इन्फेक्शंस, तो यहाँ पर अपन ने देखे थे दो तरह के इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं, क्या ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम और दूसरा पढ़ा था अपन ने नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, आइस को देखना है आई बॉल एब्सेंट है या प्रेजेंस है। आई बॉल अगर एब्सेंट है तो उसको अपन ने क्या बोला था, एनोप्थेल्मिया बोला था। ठीक है, उसके बाद अपन ने आइस के बाद प्यूपिल्स के एग्जामिनेशन किया था या प्यूपिल्स को असेस किया था। प्यूपिल्स के अंदर पैरेला करके देखा था और रेड रिफ्लेक्स को देखा था। रेड रिफ्लेक्सेस के अंदर अपन ने क्या देखा था, एक ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से लाइट रेस को रेड लाइट्स को अपन ने उसके लेंस के थ्रू रेटिना के ऊपर लाया गया और रिफ्लेक्ट अगर हो गई तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर यह लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, रेड रिफ्लेक्स अगर एब्सेंट होता है तो इंडिकेट करता है आपका कंजेनाइटल कैटरेक्ट को इंडिकेट करता है यह। और कंजेनाइटल कैटरेक्ट होने का मुख्यतः कारण क्या है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर उसकी माता को किसी रूबेला नामक इन्फेक्शन हो गया हो तो वह इन्फेक्शन फर्दर जाके क्या करवाएगा, वह फर्दर जाके उस बेबी के अंदर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम डेवलप करवाएगा। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम अगर उस बच्चे को हो गया तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर 3 बीमारियां लेकर वो बच्चा पैदा होगा। कौन कौन सी, एक तो कंजेनाइटल कैटरेक्ट, दूसरी अपन ने पढ़ी थी पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एंड थर्ड अपन ने पढ़ी थी उसकी डेफनेस, बहरापन भी उसको देखने को मिल सकता है। तो यह आइस के अंदर एग्जामिनेशन अपन करने वाले हैं। आइस के बाद अपन देखते हैं उसके ईयर का एग्जामिनेशन। आई का एग्जामिनेशन यहाँ पर हो गया, इसके बाद अपन देखेंगे उसके ईयर का एग्जामिनेशन। ईयर के एग्जामिनेशन के अंदर देखने वाले अपन कि जो आपके ईयर कितने होते हैं, आमतौर पर 2 होते हैं। ठीक है, अगर यह ईयर एब्सेंट है, जो ईयर के जो आउटर पोर्शन आपको बाहर से जो दिख रहा है, ईयर पिन्ना वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा है, अगर वह एब्सेंट है तो उस कंडीशन को अपन ने बोला था एनोटिया। क्या बोला था, एनोटिया। एनोटिया का मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ईयर पिन्ना, एब्सेंस ऑफ ईयर पिन्ना। जो आपका ईयर पिन्ना होता है, जो आउटर पोर्शन जो दिख रहा है, अगर वो एब्सेंट है, जिसको अपन ने बोला था एनोटिया। ठीक है, एनोटिया आमतौर पे 2 तरह का हो सकता है। पहले भी अपन ने देखा था आइस के अंदर कौन कौन से, या तो दोनों तरफ हो या एक तरफ हो, यूनिलेटरल हो या फिर बायलेटरल हो, यह हो सकती है कंडीशन। ठीक है, आपने इसको असेस कर लिया। असेस करने के बाद आपको उसके बाद उस ईयर पिन्ना के अगले कदम के ऊपर जाना। अगर एनोटिया एब्सेंट है प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसके ईयर पिन्ना एब्सेंट मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो इसको अपन एनोटोनिया किया। उसके बाद अगर यह एनोटोनिया नहीं है, वहाँ पर ईयर पिन्ना प्रेजेंस है, तो अगर अब फर्दर एग्जामिनेशन करने वाले अपन किसका, उसके ईयर पिन्ना के एनाटॉमिकल पोर्शन का। तो एनाटॉमिकल पोर्शंस के अंदर देखने वाले कि ईयर पिन्ना होते कैसे हैं। तो यहाँ पर कैसे होते हैं, आमतौर पे ईयर पिन्ना शुड फ्रेम होने चाहिए, यहाँ पर फर्म होने चाहिए। फर्म का मतलब अगर अपन उसको यहाँ से मरोड़े, उसको दबाए तो अपनी नॉर्मल लोकेशन के अंदर वापस आ जाए, तो इसको बोलते हैं अपन फर्म होने चाहिए। किसी भी तरह का सॉफ्टनेस नहीं देखने को मिलनी चाहिए, किसी भी तरह का हार्डनेस आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर सॉफ्ट आपको देखने को मिल गया तो सॉफ्ट ईयर पिन्ना इंडिकेट। ठीक है, नॉर्मली कैसा होता है आपका फर्म होना चाहिए।
अगर सॉफ्ट ईयर पिन्ना आपको देखने को मिल गया यहाँ पर, तो क्या इंडिकेट करने वाला है यह सॉफ्ट ईयर पिन्ना? आपका प्री टर्म न्यूबॉर्न इंडिकेट करता है। बच्चा जन्म से पहले ही पूरी टर्म प्रेगनेंसी से पहले ही जन्म ले लिया, उसको अपन ने बोलते हैं, या फिर 37 वीक से उस बच्चे ने पहले ही जन्म ले लिया, तो इसको अपन बोलते हैं प्री टर्म न्यूबॉर्न। और प्री टर्म न्यूबॉर्न के अंदर उस बेबी का ईयर पिन्ना कैसा होता है? सॉफ्ट देखने को मिलने वाला है। तो आपके अंदर क्वेश्चन आया होगा कि सर पोस्ट टर्म बेबी अगर डेवलप हुआ तो उसका कैसा दिखेगा? हार्डनेस। तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलने वाला उसका हार्डनेस। अगर पोस्ट टर्म बेबी भी यहाँ पर डेवलप होता है तो उसका ईयर पिन्ना आपको फर्म ही देखने को मिलने वाला है। आपने ईयर पिन्ना देख लिया, अब उस ईयर पिन्ना को देखने के बाद उसकी सॉफ्टनेस, उसकी फर्मनेस को आपने असेस कर लिया। उसके बाद ईयर पिन्ना छोटा है या फिर बड़ा है। छोटा ईयर पिन्ना को अपन ने क्या बोला? माइक्रोटोनिया। क्या बोलते हैं उसको अपन? माइक्रोटिया, MICROTIA, माइक्रोटिया। माइक्रोटिया बोलते हैं। माइक्रोटिया का मतलब क्या होता है कि जो आपका शॉर्ट या फिर स्मॉल ईयर पिन्ना, क्या बोलते हैं अपन उसको? स्मॉल ईयर पिन्ना। यह असेस कर लिया आपने, एनोटोनिया का असेस कर लिया, माइक्रोटिया का असेस कर लिया आपने। उसके क्या बोलते हैं, उसके सॉफ्टनेस, उसकी हार्डनेस को या फिर उसके फर्म को आपने असेस कर लिया। उसके बाद अपन देखते हैं किसी भी तरह का ईयर ड्रेनेज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ईयर ड्रेनेज अगर होता है या पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है तो वह इन्फेक्शियस को आपको इंडिकेट करेगा। इन्फेक्शियस को इंडिकेट करने वाला है यहाँ पर। तो नॉर्मली ईयर ड्रेनेज नहीं होना चाहिए। ईयर कैसा होना चाहिए देखने पर? बिल्कुल अंदर से क्लियर या फिर क्लीन देखने को मिलना चाहिए आपको। दैट इज़ योर नॉर्मल कंडीशन। अगर ड्रेनेज हो रहा है, किसी तरह का पुरुलेंट डिस्चार्ज निकल रहा है, तो डेट इंडिकेट क्या इंडिकेट कर सकता है कि बच्चा किसी भी इन्फेक्शियस, ईयर इन्फेक्शियस से ग्रसित है। आपने यह असेसमेंट कर लिया। उस असेसमेंट के बाद उस ईयर की लोकेशन को असेस करना है। उस ईयर के लोकेशन को असेस करना है। लोकेशन बोले तो ईयर पिन्ना कहाँ पर नॉर्मल सिचुएट होता है? तो ये आपकी आइज़ है और आइज़ का ये आउटर कैंथस है, ये इनर कैंथस है। कौन सा कैंथस है? यह आउटर कैंथस है। आउटर कैंथस ये वाला ईयर कैंथस, ठीक है। यहाँ पर उसके नोज आ जाएगी, यहाँ पर उसका इनर कैंथस, इसका आउटर कैंथस। तो ईयर नॉर्मली कहाँ पर होना चाहिए? एट द लेवल ऑफ आउटर कैंथस, या तो आउटर कैंथस के लेवल पर होना चाहिए या स्लाइटली अबोव होना चाहिए, ठीक है। जो आपका ईयर है, या फिर ईयर कैसा आएगा यहाँ पर उसके लाइन के ऊपर आएगा तो भी ठीक है, या लाइन के थोड़ा सा जस्ट स्लाइटली ऊपर भी आ जाए तो इंडिकेट करेगा आपका नॉर्मल कंडीशन। दैट इंडिकेटेड नॉर्मल। क्या इंडिकेट करेगा? आपका नॉर्मली। मतलब नॉर्मली ईयर की लोकेशन क्या होना चाहिए? तो आउटर ईयर आइज के आउटर कैंथस से अपन उसको चेक करने वाले हैं, और आउटर कैंथस से चेक करेंगे तो कहाँ पर होगा? या तो उसके लेवल ऑफ आउटर कैंथस लाइन, उस लाइन के आउटर कैंथस के लेवल के ऊपर होना चाहिए, या जस्ट स्लाइटली अबव होना चाहिए। तो आपका नॉर्मली इंडिकेट करेगा यह कि बच्चा बिल्कुल ही नॉर्मली है। अगर लो सेट ईयर है, लो सेट ईयर बोले तो यह लाइन के जस्ट नीचे हैं। कैसे हैं? जस्ट न्यूचे साइड आ रहे हैं, लाइन उसके अबो से निकल रही है। तो अगर लो सेट ईयर है तो लो सेट ईयर क्या इंडिकेट करने वाले हैं आपके कि न्यूबॉर्न हैविंग डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर लो सेट ईयर फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो आपको यहाँ पर डाउन सिंड्रोम के अंदर यह लो सेट ईयर आपको देखने को मिलने वाले, इसलिए उसकी लोकेशन को बिल्कुल ही बारीकी से असेस करना ज़रूरी माना गया है। अगर डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम मतलब कौन से क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़? तो यहाँ पर 21 क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज़ वाला एक जेनेटिकली डिसऑर्डर माना गया है, ठीक है। और
क्या असेस करेंगे अपन यहाँ पर लो सेट को असेसमेंट करने के बाद अपन वहाँ पर किसी भी तरह का ड्रेनेज या फिर किसी भी तरह का वहाँ पर डिस्चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है, उसको असेस आपको करना है। आई बात समझ में? तो ये हो गया ईयर का एग्जामिनेशन। ठीक है, ईयर के एग्जामिनेशन को असेस करने के बाद अपना नेक्स्ट काम रहता है किसका असेसमेंट करना। अपन हेड से चालू किया था, हेड को असेस करने के बाद आइस ऑर्गन को असेस किया, ईयर को कर लिया, ईयर के बाद अपन अपने नोज को असेसमेंट करने वाले, नोज का एग्जामिनेशन करने वाले हैं। तो नोज का एग्जामिनेशन करने के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा मेनली कि नोज का एग्जामिनेशन करना है तो क्या देखेंगे पहला कि नोज प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। पहली चीज़ तो अपने को यही देखनी है, किसी भी ऑर्गन का असेसमेंट करो तो पहली चीज़ आपको यही देखनी है कि उसका वहाँ पर आपका प्रेजेंस है या फिर नोज एब्सेंस है। तो अगर नोज एब्सेंस है तो इस कंडीशन को अपन ने क्या बोला है, एरेनिया। एरेनिया, एरेनिया कंडीशन किसको बोलते हैं अपन? एरेनिया इज अ कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ नोज। नोज कंजेनाइटल एब्सेंस है तो इस कंडीशन को अपन ने बोला एरेनिया। ठीक है, उसके बाद एरेनिया बोला, उसके बाद उसकी लोकेशन पता करनी है। तो लोकेशन के अंदर कहाँ पर रहता है आपका नोज? सेंटर ऑफ फेस के बीच में रहता है। ऐसा कोई महानुभव नहीं होगा जिसका नोज साइड में हो, उसका नोज ऊपर हो। तो कहाँ पर रहता है? यह सेंटर ऑफ फेस के अंदर रहता है। ठीक है, उसके बाद असेस करना है किसी भी तरह का उसका डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, मतलब जो नोस्ट्राइल है वो कैसी होनी चाहिए? आपकी क्लियर होनी चाहिए। किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा हो, किसी तरह का रनी नोज हो रहा हो तो इन्फेक्शंस को वो इंडिकेट करता है। तो उसके नोस्ट्राइल कैसे होनी चाहिए? यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। नोस्ट्राइल के बाद आपको असेस करना है नेज़ल फ्लेयरिंग को। किसको असेस करना है यहाँ पर? नेज़ल फ्लेयरिंग को असेस करना है। नोस्ट्राइल अपने नॉर्मली अवस्था से फूले हुए है या फिर नहीं है, यह देखना है। और मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, जब अपन ने शुरुआती तौर पे असेसमेंट किया था न्यूबॉर्न का, तो वहाँ पर मैंने कंडीशंस बताई थी आपको किसका असेसमेंट करना है कि पेशेंट किसी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से तो ग्रसित नहीं है। वहाँ पर मैंने बताया था कि पेशेंट अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसका पहला सिम्टम्स आने वाला है, उसका पहला आपको साइन देखने को मिलने वाला है। कौन सा साइन देखने को मिलने वाला है? आपका नेज़ल फ्लेयरिंग। ठीक है, अगर नेज़ल फ्लेयरिंग प्रेजेंस है तो क्या इंडिकेट करेगी? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को यहाँ पर असेस कर सकती है। नेज़ल फ्लेयरिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को यहाँ पर आपको इंडिकेट करने वाली है। उसके बाद आपको असेसमेंट करना है नोज के अंदर। और किसका असेसमेंट कर सकते हैं? तो नोज के अंदर किसी भी तरह का नोजोफेरिंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर नहीं है, उसको असेस करना है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है नोज के अंदर, नोजोफेरिंग्स का असेसमेंट करना है। नोजोफेरिंग्स का असेसमेंट करने के बाद अपने को अगर पाया गया कि यह क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड है। क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड है, मतलब किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है श्वास लेने के अंदर, तो क्या होगा? पेशेंट जिएगा या मर जाएगा? तो बिल्कुल ही मेरे दोस्त यहाँ पर पेशेंट मृत्यु नहीं कर पाएगा, वो जीवित रहेगा अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, पेशेंट नोज के थ्रू सांस नहीं लेगा, रेस्पिरेशन नहीं करेगा। तो कौन सी ब्रीदिंग करने वाला है पेशेंट? यहाँ पर ओरल ब्रीदिंग करने वाला है। कौन सी ब्रीदिंग करने वाला है यहाँ पर पेशेंट? ओरल ब्रीदिंग करने वाला है। यहाँ पर अगर ओरल ब्रीदिंग करेगा तो आपके नॉर्मली किसी भी तरह का
कोई आपको हाइपोक्सिया साइनोसिस कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए वह ऑरली ब्रीदिंग के थ्रू वह लेगा। तो आपको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है कंफर्म करने के लिए क्या करना है, आपको उसके माउथ को भी लॉक करना है, उसके माउथ को भी बंद करके देखना है। तो वहाँ पर पता चलेगा कि पेशेंट की वास्तविकता में नोजोफेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्टेड है या फिर नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर हो रहा है, सिर्फ नोजोफेरिंग्स के अंदर हो रहा है, नोजोफेरिंग्स के अंदर हो रहा है, उसके आगे जाके उसका एयरवे क्लियर है, इसलिए वो ओरल से भी सांस लेगा तो उसके लंग्स तक पहुंच जाने वाली है। तो अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट ओरल ब्रीदिंग करने वाला है, ठीक है, तो ओरल ब्रीदिंग करेगा तो किसी भी तरह का आपको साइनोसिस वाली या फिर उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज वाली कोई भी समस्या आपको नज़र नहीं आएगी। तो आपको यह नोज के अंदर असेसमेंट करना है। नोज के अंदर इतना असेसमेंट करने के बाद आपको माउथ का असेसमेंट करना होता है, ठीक है। नोज के अंदर आपको माउथ का असेसमेंट करना होता है, मतलब आपके मुंह का असेसमेंट करना है। मुंह को असेसमेंट के अंदर मैं आपको शॉर्ट के अंदर 2 मिनट के अंदर समझा देता हूँ, बाकी माउथ के एग्जामिनेशन के अंदर या माउथ के असेसमेंट के अंदर अपन डिस्क्राइब के अंदर कल पढ़ने वाले हैं। माउथ का नॉर्मली जो होता है, पहला असेसमेंट करना क्या उसके क्लिप्ड लेफ्ट क्लिप्ड पैलेट है या फिर एब्सेंस है, ठीक है, मतलब उसके कटे होठ कटे तालू वाली बीमारी से तो पीड़ित नहीं है पेशेंट, वह असेस कर लिया। उसके बाद उसके लिप्स के अंदर या उसके गम्स के अंदर उसके कलरिंग को चेक करना है। अगर पिंकिश गम है, पिंकिश गम बोले तो प्रॉपर बच्चा ऑक्सीजनेटेड है। अगर ड्राई गम है तो पेशेंट क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में हो सकता है। तो उसके गम्स नॉर्मली कैसे होने चाहिए, पिंक कलर के होने चाहिए। गम्स कैसे होने चाहिए, तो बिल्कुल ही लिक्विफाई होने चाहिए वहाँ पर, ठीक है। अगर वहाँ पर गम्स ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, ड्राई गम्स इंडिकेट आपका क्या करने वाला है, ड्राई गम्स इंडिकेटेड आपका डिहाइड्रेशन। एंड ब्लू गम्स क्या इंडिकेट करेगा, आपका पेशेंट किस कंडीशन में है, साइनोसिस वाली कंडीशन में है, जो कि अपन माउथ का एग्जामिनेशन सारा के सारा कल करने वाले हैं यहाँ पर। इसीलिए मैं नट शेल के अंदर आपको वापस समझा देता हूँ। अपन ने चालू कहाँ से किया था, आइस के एग्जामिनेशन के ऊपर चालू किया था, ठीक है। आइस की एब्सेंस प्रेजेंस को देखा था अपन ने। अगर आइस बॉल एब्सेंस है तो इसको क्या बोला था अपन ने, एनोप्थेल्मिया बोला था अपन ने, ठीक है। उसके बाद आइस के अंदर इन्फेक्शंस को देखा था अपन ने। उसके बाद रेड रिफ्लेक्सेस को चेक किया था। उसके बाद प्यूपिल्स को चेक किया था कि प्यूपिल रिएक्टिव लाइट से है या फिर नहीं है, एकोमोडेट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, राउंड है या फिर नहीं है, यह अपन ने असेसमेंट किया था। उसके बाद अपन ने ईयर को अंदर देखा था, ईयर के एब्सेंस या प्रेजेंस को देखा था। अगर एब्सेंट ईयर है, कंजेनाइटल एब्सेंस आ रहे हैं ईयर के अंदर, ईयर पिन्ना के अंदर, तो इसको अपन ने क्या बोला था, एनोटिया बोला था। छोटे ईयर पिन्ना आ रहे हैं तो उसको माइक्रोटिया बोला था अपन ने, ठीक है। किसी तरह का पुरुलेंट डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, वो चेक किया था, क्लियर होना चाहिए वो देखा था अपन ने। उसके बाद देखा था कि उसके जो ईयर पिन्ना कैसे होने चाहिए, नॉर्मली बच्चे के अंदर फर्म होने चाहिए, अगर प्री टर्म आ रहा है तो सॉफ्ट होने वाला उसकी ईयर पिन्नास, यह अपन ने देखा था। यह देखने के बाद ईयर की अपन ने लोकेशन चेक की थी, तो लोकेशन के अंदर जो आपका आउटर कैंपस है वहाँ से एक लाइन की थी। लाइन करने के बाद जो आपके ईयर से वह या तो इस लाइन के बराबर आ रहे या फिर स्लाइटली अबो आ रहे, तो ये आपका इंडिकेट करने वाला है नॉर्मल कंडीशन है। अगर लो सेट ईयर आ रहे तो ये इंडिकेट करने वाला है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21वें नंबर के क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज़ का कारण है, उस बीमारी का कारण, जो कि अपन आगे की क्लास के अंदर डिस्क्राइब के अंदर पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम क्या होता है। यह चेक कर लिया अपन ने। उसके बाद देखा था अपन ने किसका एग्जामिनेशन, नोज का एग्जामिनेशन। नोज का एग्जामिनेशन के अंदर देखा था एरेनिया प्रेजेंस है या फिर एब्सेंट है। तो एरेनिया का मतलब क्या होता है, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ नोज। अगर नोज कंजेनाइटल एब्सेंस हो रही है तो इस कंडीशन को अपन ने बोला था एरेनिया। क्या बोला था, एरेनिया, ठीक है। लोकेशन सेंटर ऑफ फेस पे होनी चाहिए, किसी की यहाँ पर किसी की यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अंदर अपन ने नोस्ट्राइल को देखा था, क्लियर है या फिर नहीं है। अगर किसी तरह का पुरुलेंट या फिर किसी तरह का ड्रेनेज आ रहा है तो इन्फेक्शंस को करता है। नेजल फ्लेयरिंग्स को चेक करना है, अगर नेजल फ्लेयरिंग्स प्रेजेंस है तो इंडिकेट करेंगे आपके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बच्चा पीड़ित हो सकता है, यह देखा था अपन ने, ठीक है। उसके बाद उसका चेक करना है नेजोफेरिंग ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर नहीं है। यह असेसमेंट अपन को पूरा करना था।
कल की क्लास के अंदर अपन माउथ एग्जामिनेशन, चेस्ट का एग्जामिनेशन सारा के सारा अपन कल की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ डाउट हो, कुछ दिमाग के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करने की। तो थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।